अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम खबरों और बड़ी डेवलपमेंट्स पर हम तफसीलन बात करेंगे। एक खबर तो यह है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक जो कयासराइयां जारी थी उनमें एक नया मोड़ आ चुका है। निगरान वजीर दाखिला की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया जाता है और बाद में उसी स्टेटमेंट पर एक बड़ा यू टर्न भी लिया जाता है। सवाल यह है कि सरफराज बुगटी साहब ने जो कहा है कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत नहीं मिली, जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या निगरान हुकूमत का यह काम है कि वो नवाज शरीफ की वापसी पर फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करे, या फिर जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से, मरियम औरंगजेब साहबा की जानिब से, कि निगरान हुकूमत का मैंडेट इस तरह के बयान देना नहीं है, नवाज शरीफ वापस आएंगे, इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे, सरफराज बुगटी और निगरान काबीना अपने काम से काम रखे, ये इशारा दिया गया है नवाज शरीफ की सियासी जमात के लीडर्स की जानिब से। अब हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि उनका खैर मकदम और उनका इस्तकबाल किस तरह से होगा, लेकिन एक अहम खबर यह भी है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं और उनके वकील नईम हैदर पंचोता ने बयान दिया है कि अडयाला जेल में उनको सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं और वहां पर उनके पास अलग कमरा है, कमरे के अंदर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। पीटीआई चेयरमैन इस बात की नफी कर रहे थे कि उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की आज 13 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में 2 बख्तरबंद गाड़ियां सवार थीं। पीटीआई चेयरमैन को 102 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। सवाल यह है कि ट्रीटमेंट में क्या फर्क होगा अटक जेल और अडयाला जेल में जो शबो रोज उनके गुजरेंगे। कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, उनके वकील हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि नवाज शरीफ की वापसी की अब बातें की जा रही है, 21 अक्टूबर फाइनल डेट है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है, आते ही गिरफ्तार होंगे मियां नवाज शरीफ? और जो स्टेटमेंट दिया गया निगरान वजीर दाखिला की जानिब से, क्या निगरान हुकूमत का यह मैंडेट है कि उनकी गिरफ्तारी करे? बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत निगरान हो या दूसरी, उसका काम कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। और मियां साहब की अपनी भी हुकूमत होती तो जो स्टेटस है मियां साहब को, गिरफ्तारी तो उनकी होगी, क्योंकि वो जेल से गए थे और अभी ना उनकी अपील सुनी गई है और ना उनकी कन्विक्शन खत्म हुई है, तो लिहाजा मियां साहब को जेल तो जाना पड़ेगा। तो इसमें वो निगरान हुकूमत हो या मियां साहब की अपनी PMLN की गवर्नमेंट हो, इसलिए वो नहीं आए अपनी 16 माह की हुकूमत के दौरान के, बहरहाल गिरफ्तारी तो होनी है। लेकिन हम समझते हैं कि सियासी क़यादतों को हमेशा मुल्क के अंदर रहना चाहिए और ख़ास तौर पे जब मुश्किल वक्त हो तब तो ज़रूर अवाम के साथ रहना चाहिए, अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। और अगर आपके ऊपर कोई आजमाइश आए, पॉलिटिकली कभी आजमाया जाए आपकी लीडरशिप को, क़यादत को, तो फिर आपको खड़े रहना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रही है, हमारी 60 साल तारीख इसकी गवाह है कि हमारी क़यादत ने हमेशा, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेगम नुसरत भुट्टो हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, सदर आसिफ अली जरदारी हों और बाकी हमारी सारी लीडरशिप, हम हमेशा कैदोबंद का बड़ी जवां मर्दी से मुकाबला करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हर जमात का एक अपना फैसला होता है। हम समझते हैं कि मियां साहब को वापस आना चाहिए और कानून जो भी रास्ता लेगा किसी के बारे में भी, वही कानून रास्ता बनाता है, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। अगर कानून मियां साहब को रिलैक्सेशन देता है, उनकी गिरफ्तारी से रोकता है, हालांकि ऐसी मिसाल है तो नहीं कानून में, जैसे कि ये भी कोई मिसाल नहीं थी कि अगर कोई कॉन्विक्टेड हो और वो उसे इजाजत मिल जाए कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए चला जाए, ये भी 75 साल तारीख में पहली दफा हुआ है। तो आज भी अगर 75 साल के बाद अदलिया कोई ऐसा फैसला दे देगी कि मियां साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाना, तो हम उसे भी कबूल कर लेंगे, क्योंकि हम तो किसी के साथ मुखालिफत नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर सियासी लीडर अपना रोल प्ले करे, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाए, कोई भी अबव द लॉ ना हो। रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है कि रूलर्स लॉ को रूल ना करें, लॉ रूल करे सबको। अगर वो आम आदमी और अवाम को करता है तो फिर हुक्मरानों को, अशराफिया को, सबके ऊपर कानून बालातर होना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तान, बैरिस्टर साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि कैदोबंद की सोबतें पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बर्दाश्त किया, मियां नवाज शरीफ भी
339 दिन जेल में तो थे जब वो बैरून मुल्क गए इलाज की गर्ज से। सर पॉइंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 16 महीने इत्तेहाद में रही नून लीग के साथ, और 2007 में होने वाला जो मिसाके जमहूरियत था उसके हवाले से बात की गई कि मिसाके जमहूरियत के तहत हम तमाम तर सियासी जमातें इकट्ठी हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ पर या उनके दामाद और बेटी पर जितने मुकदमात बनाए गए, उन मुकदमात का ना करप्शन से कोई ताल्लुक है, ना हकीकत से कोई ताल्लुक है। एक जमहूरी निज़ाम को तहस नहस करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम तर सियासी मुकदमात बनाए गए। अब पीपल्स पार्टी का इस पर सर क्या मौक़िफ़ है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो गिरफ्तार होना चाहिए या उनको रिलीफ मिलना चाहिए? ये सर बताइए। देखिए, मैंने तो साफ बात, हमारे मौक़िफ़ पे तो बात नहीं चलेगी। मैंने तो पहले कहा कि हम तो मियां साहब को उनका सियासी किरदार अदा करते हुए देखना चाहते हैं और हर सियासतदान को देखना चाहते हैं। लेकिन ये बात है, मुकदमात तो सब पे ही गलत बने ना। मियां साहब का तो आपने बताया 339 दिन वो जेल के अंदर रहे। दिन याद है, हमारे तो साल भी याद नहीं है। 365 दिन का एक साल होता है और आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल में गुजारी है। 365 दिन का एक साल होता है जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 24 साल की उम्र में 7 साल जेल में गुजारे। 365 का एक साल होता है और 49 साल के जुल्फकार अली भुट्टो ने फांसी का मुकाबला किया है। तो मैं ये समझता हूँ, खुद हमें क्या कहना है, ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में थे तो किसी ने उन्होंने कहा कि सियासतदानों की कुर्बानियां, तो उन्होंने कहा किसी भी सियासी जमात की कुर्बानियां नहीं है। कुर्बानी लफ्ज सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ जचता है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जहां पे सर काटे गए हैं, फांसियां दी गई हैं, लहू लुहान किया गया है। हम तो चंद दिन से जेल में रहे हैं, चंद महीने जेल में रहे हैं, ये ख्वाजा साहब ने कहा है। तो मैं भी वही कहता हूँ, कंपैरिजन बनता नहीं है। और हमने ये सब काटने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम अपने किसी सियासी मुखालिफ को, अपने किसी सियासी इत्तेहाद को, इत्तेहादी को जेल में नहीं देखना चाहते। हम तो उन्हें सियासत के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए, समाज को पोलिटिसाइज होते हुए देखना चाहते हैं। हम किसी भी अपने मुखालिफ को जेल के अंदर नहीं देखना चाहते। लेकिन हमारी फिर यह भी दरखास्त है कि कानून इस तरह की दोहरापन भी ना रखे कि किसी से उसकी जिंदगी छीन ले, उसे फांसी लगा दे, किसी से उसके 14 साल छीन ले, किसी को इतना रुगे दे कि जिंदगियां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अदालतों के अंदर पेश होते गुजर जाएं, और किसी को ये ना करे कि फिर कानून से बालातर हो के फिर आप कहें कि इतने दिन हो गए हैं हमें जेल के अंदर। हम किसी को भी नहीं चाहते, लेकिन कानून एक दफा ये भी फैसला कर ले कि हमारे लिए वो ये फैसले क्यों करता है, हमारी गर्दन क्यों काटता है, हमारी जिंदगियां क्यों छीनता है, हमारी सारी सारी जिंदगी सियासी अदालतों के अंदर क्यों ले लेता है। हम तो किसी की नहीं लेना चाहते भाई, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होना, मेरी ये दरखास्त है। हम मियां साहब को खुशामदीद कहते हैं, सत बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती में रखे। 74 साल की उम्र में भी वो एक दफा फिर नए जोश और जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन हमें अब यह भी देखना है कि क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है 74-75 साल की क़यादत का, जहां पे 60% नौजवान है। क्या मुल्क को एक नौजवान क़यादत की जरूरत नहीं है, जो नौजवानों से गुफ्तगू कर सकता हो, नौजवानों की जुबान समझता हो, नौजवानों के मुतालिबात समझता हो, नौजवानों का लीडर हो। क्या जमहूर का लीडर नहीं आना चाहिए? सवाल तो ये भी है ना भाई। ठीक है, सवाल तो उठेंगे सियासी। सलमान आबिद साहब प्रोग्राम मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, बयान दिया जो निगरान वजीर दाखिला ने, कहते हैं कि अदालत से जमानत ना मिली तो गिरफ्तार होंगे नवाज शरीफ, और लगता यह है कि वो गिरफ्तारी देने ही पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन फिर नून लीग के शदीद रद्द अमल ने, जिसमें साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप हद से तजावुज ना करें, और मरियम औरंगजेब साहबा की जानिब से भी ऐसा ही बयान दिया गया। तो उसके बाद फिर यू टर्न लिया निगरान वजीर दाखिला ने कि मेरा मतलब ये नहीं था कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। आपको सर क्या लगता है, निगरान हुकूमत अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आते हैं तो गिरफ्तारी में अपना किरदार अदा करेगी उनकी? देखिए, निगरान हुकूमत की बेचारी की क्या हैसियत है कि वो किसी को रिहा करे और किसी को गिरफ्तार करे। उनके पास कहाँ से ये इख्तियार आ गया यार? इख्तियार तो उन्हीं के पास है जिनके पास इख्तियार होता है। वो अगर गिरफ्तार करना चाहेंगे तो ये निगरान हुकूमत गिरफ्तार भी कर लेगी, वो रिहा करना चाहते हैं तो वो रिहा भी कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पता नहीं क्यों हमें खुशफहमी हो जाती है कि वो जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन है, मुजामती सियासत करते हैं। वो पहले भी डील के तहत पाकिस्तान से बाहर जाते रहे, डील के तहत पाकिस्तान से बाहर आते रहे, और अब भी अगर नवाज शरीफ की वापसी होगी तो वो किसी डील का नतीजा ही होगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ को इनकलाबी बनकर सामने आना चाहते हैं
वो मुजामत करेंगे, वो एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। और जरा शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं, उनको कहें जरा हिम्मत करके एक जरा जुमला तो जनरल बाजवा के खिलाफ बोल दें, अभी पता चल जाएगा कि पार्टी का बयानिया कहाँ है। ख्वाजा आसिफ साहब को कहें जरा बयान कर दें, या एहसन इकबाल साहब को कहें, या बाकी लोगों को कहें। देखिए ना, पार्टी का जो नैरेटिव है वो तो तकसीम है, एक तरफ मुजामत है, एक तरफ मफामत है। और आपको याद होगा जब पीडीएम बनी थी उस वक्त पीपल्स पार्टी भी उनके साथ थी, तो जब बयानिए की लड़ाई आई थी तो नवाज शरीफ की पार्टी ने अपने आप को वोट की इज्जत दो से बाहर निकाल लिया था, और शहबाज शरीफ की जो नारा था खिदमत को इज्जत दो, उन्होंने तो वोट की इज्जत के मुकाबले में खिदमत को इज्जत दो का नारा लगाया था ना। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो मीडिया में तो बहुत शोर शराबा जरूर नजर आता है, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि उनकी आमद इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफामत के नतीजे में होगी। अगर होती है तो उसके ऊपर फिर इस्टेब्लिशमेंट को जवाब देना पड़ेगा। तो सर, जो वीडियो उन्होंने जारी किया कि एहतसाब उन शख्सियात का होना चाहिए तो जो यार 2019 में नाम लिए थे। एहतसाब तो देखे ना, जनरल बाजवा की मदद से तो 16 माह की हुकूमत बनी थी, और ये अपना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने किसने दी थी? सभी जमातों ने एक्सटेंशन दी थी ना। मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे उसमें, लंदन से एक्सटेंशन देने वाले जनरल बाजवा को। ये अजीब सी बात है, जब इक्तदार के मजे लेने हो तो जनरल बाजवा की हिमायत कर दो, जब इक्तदार के मजे नहीं लेने और आपको लगे कि मुजामती करनी हो तो फिर आप ये बातें करना शुरू कर दो। उसमें कौन सी मसला है? देखिए ना, सबको पता है कि हमारे यहाँ जो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट प्रो सियासत होती रही है उसमें सियासी जमातों के क्या हाल हवाल है, सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं है। इसलिए नवाज शरीफ साहब के बारे में जो हमें खुशफहमी है, एहतसाब करना चाहते हैं, पहले अपने भाई का एहतसाब करें जो खुद कहते हैं कि मेरी 30 साल की रफाकत है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यहीं से आगाज कर ले। अपने भाई को कहें कि भाई तुम अपने खुलकर बयान दो कि तुम मेरे साथ खड़े हो, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ खड़े हो। ऐसा करते हैं तो फिर जिंदाबाद, अब ऐसा करेंगे नहीं वो। बैरिस्टर साहब, सलमान आबिद साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, जिस तरह से उन्होंने इशारा दिया कि जब आपका दिल चाहता है या आपके पास इख्तिदार नहीं होता तो आप इनकलाबी बन जाते हैं या एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, और जब आपको लगता है कि आपकी राहें हमवार हैं तो आप बड़े गुड पर्सन और बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करते हैं मुल्क में। लेकिन सर, सवाल ये है जो नून लीग की क़यादत भी उठा रही है और मीडिया में भी ये सवाल किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तो यकजबान रही मुस्लिम लीग नवाज के साथ पीडीएम इत्तेहाद में, अब इलेक्शंस का मामला हो, हल्का बंदियों का मामला हो, नवाज शरीफ की वापसी का मामला हो, तमाम तर मामलात में इख्तलाफात पीपल्स पार्टी और नून लीग के खुलकर सामने आ रहे हैं। सर, इसकी क्या वजह है बैरिस्टर साहब? देखिए, एक तो हम पीडीएम का कभी भी हिस्सा नहीं रहे। हम पीडीएम बनाई जरूर थी, लेकिन जिस तरह हमने पहले एआरडी बनाई थी तो हमारे खिलाफ मियां साहब ने एपीडीएम बना लिया था और हमें अलहदा कर दिया था, उस वक्त भी आपको याद होगा। इसी तरह पीडीएम बनाई तो हमने थी, लेकिन मौलाना साहब को सदर बनाने के बाद फिर वो ऐसे हाईजैक हुए कि फिर खालिक बनाने वाले को अलहदा कर दिया गया, तो फिर हम पीडीएम का हिस्सा नहीं। ठीक है, हम इत्तेहादी हुकूमत में थे, हमारे जो इख्तलाफात थे हम एक असूली मौक़िफ़ रखते हैं। हमने उन इख्तलाफात का इजहार विदिन कैबिनेट किया, विदिन पार्टी मीटिंग्स किया, हमने बाहर नहीं किया। हम अपने इत्तेहादी की पीठ पे छुरा नहीं घूमते कि काला कोट पहन के निकल आए या लॉन्ग मार्च निकाल दें। हम उनके साथ रहे, इख्तलाफ पे राय का इजहार करते रहे। हमारा मुआशी पॉलिसीज पे भी इख्तलाफ था, हम उठाते रहे बात। ये दूसरी बात है कि उनके अपने लोग मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ इसहाक डार बयान देते थे और इसहाक डार के खिलाफ मिफ्ता इस्माइल देते थे। हमने बयानात नहीं दिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हमने हाँ में हाँ मिलाई है। हमने अपनी, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, मेजॉरिटी उनकी थी, हम चलते रहे। जो जिसमें हमारी जिम्मेदारी है, तो पीडीएम का हिस्सा था, वो तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी आवाज आपके खिलाफ ही उठाते रहे। नहीं, पीडीएम का हम हिस्सा नहीं थे, कभी भी नहीं रहे। शायद आपको गलतफहमी हो रही है, हम उस हुकूमत का हिस्सा थे, पीडीएम में हम शामिल नहीं थे, हुकूमत से पहले निकल चुके थे। दूसरी बात जो सलमान साहब ने बात की है, मैं एग्री करता हूं कि अगर आपको कोई मौक़िफ़ अपनाना है तो फिर ये नहीं है कि कभी मैं एक तरफ खड़ा हूं, कभी मैं दूसरी तरफ खड़ा हूं। देखिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत एक और बात है, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते करते इदारों के ऊपर हमला आवर हो जाना ये दूसरी बात है। ये जितने लाडले रहे हैं ये हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट इन्हें गोद से उतारती है तो फिर ये हमला आवर होते हैं। कोई अदालत पे हमला करता है, कोई फौज के इदारों के ऊपर हमला करता है। पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है, हमें फांसी भी दी गई है, ना हमने अदालत पे हमला किया, ना जनरल जिया उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को हेड कर रहा था, ना हमने जनरल जिया के खानदान के ऊपर हमला किया। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का मकसद ये है कि सिविल सुप्रीमेसी लेके आए। उसके लिए हम 73 का आइन भी देते हैं, हम उसके बाद आईनी तरामीम भी लाते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं, 18वीं तरमीम भी देते हैं। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे।
हम किसी इदारे के पीछे छुप के, देखिए हम पे तो इल्जाम नहीं है। 1988 में इत्तेहाद बना, एजेंसियों ने, हमीद गुल ने बनाया तो हमारे खिलाफ बनाया। 1900 असद दुरानी ने इत्तेहाद बनाया तो हमारे खिलाफ बनाया। शुजा पाशा ने इत्तेहाद बनाया तो हमारे खिलाफ बनाया। फैज हमीद अगर चले तो हमारे खिलाफ चले। हमारे पे तो किसी का इल्जाम नहीं है ना कि हम किसी इत्तेहाद के साथ चले हैं। तो हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक हैं कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। लेकिन हम इतने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि हम अपने एक मोतबर इदारे के जानवर कहें, उसे कहें मीर जाफर है, मीर सादक है। हम तो एटमी प्रोग्राम दे के अपने उस इदारे को मजबूत करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के उसे मजबूत करते हैं, पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा करके उसे मजबूत करते हैं। हम फौज के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। लेकिन कभी ये तसव्वुर भी नहीं करते कि फौज इक्तदार में लाने के लिए हमारी मदद करे। जिस तरह हम ये उम्मीद नहीं रखते, इसी तरह हम फौज से ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो किसी को गोद में बिठा के इक्तदार में ना लेके आए। इस तरह नवाज शरीफ की वापसी किसके लिए चैलेंज है? सियासी मुखालफीन के लिए आपको नजर आ रही है या उनके लिए खुद चैलेंज बन जाएगी? देखिए, पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका है। कोई बुज़दिल आदमी भी पसंद बहादुर को करता है। ये नहीं होता कि जब आप पे मुश्किल वक्त पड़े, चले एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, लेकिन आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, कि जब भी मुसीबत पड़े मुझे फिर बाहर चले जाना है, मुझे रहना नहीं है मुल्क में और इक्तदार के लिए मुझे आना है। देखिए, ये चीजें फिर लोग भी देखते हैं। एक तो ये वजह है कि लोग बहादुर की आदत देखना चाहते हैं जो मुश्किलात का डट के मुकाबला करे। दूसरी बात यह है कि अब मुल्क के अंदर बहुत हालात बदल चुके हैं। अब आप वो मीडिया को मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना, अब आप पुराने नारे के साथ नहीं चल सकते हैं। वोट को इज्जत दे दो वाला बयानिया और साथ वोट को इज्जत दो और साथ साथ बाजवा को एक्सटेंशन दो, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। या वोट को इज्जत दो या बाजवा को एक्सटेंशन दो, दोनों बातें नहीं चलेंगी। और फिर बाजवा को एक्सटेंशन दो और उसके बाद बाजवा का एहतसाब करो, बाजवा को कटहरे में लाओ, ये कौन मानेगा? अब सारी दुनिया देख रही है। तो मेरे ख्याल से बयानिया पिट चुका है। अब ये बयानिया लड़ाई का चलेगा भी नहीं। अगर किसी कप्तान का नहीं चला कि मैं घसीटूंगा, लटकाऊंगा, तो किसी और का भी नहीं चलेगा कि मैं लटका दूंगा और मैं बदला लूंगा। ये चलेगा नहीं। लोग तंग आए पड़े हैं, बदतरीन महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली का बिल देना मुश्किल है, लोगों से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, तनख्वाहों में इजाफा कोई नहीं है, रोजगार आप पैदा नहीं कर रहे हैं, नौजवान 60% हैं, डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, हुकूमत उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दे रही, गरीब भी मोटरसाइकिल के लिए उतने का पेट्रोल खरीदता है और अमीर के जहाज में भी तेल उतने का पड़ता है। लोग तंग आए बैठे हैं, अमीर पे भी उतना टैक्स है, गरीब पे भी उतना टैक्स है। वो नहीं ये सुनेगा कि मैं फलां से बदला लूंगा, मैं फलां से बदला लूंगा। बेनजीर भुट्टो 30 लाख लोगों के साथ 1986 10 अप्रैल को उतरती हैं लाहौर के अंदर और बाप की फांसी देखी होती है और कब्र तक जाने नहीं दिया गया होता, जनाजे में शरीक नहीं होने दिया गया होता। लेकिन बेनजीर ये नारा नहीं लेके आती कि मैं जिया को लटकाऊंगी, मैं फलां को लटकाऊंगी जज को। वो ये लेके आती है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, हम जमहूरियत लेके आएंगे। अवाम के मसाइल पे सियासत होती है, अपने रोनों पे सियासत नहीं होती, अपने दुखड़ों पे सियासत नहीं होती। अब ये दुखड़े बंद करने पड़ेंगे। आपका आदत ही बना ली है। मैंने तो कहा, मुझे हथकड़ी लगाई थी, मैंने बदला लेना है, मुझे 340 नहीं भाई नहीं, खुदा के लिए ये छोड़ दें। अवाम तंग आए बैठे हैं। आपने 75 साल में आपने भी कोई 20-25 साल हुकूमत की है, आप भी जवाब दें। क्यों हमेशा कारोबारी तबके को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? क्यों हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? क्यों हमेशा तगड़े आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? गरीब आदमी पे टैक्स लगाते हैं, अमीर पे नहीं लगाते, तनख्वाहों में इजाफा नहीं करते, नौकरी आप नहीं देते। तो ये सवाल आपसे होगा, हमसे अगर होगा तो हम तो बताएंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे के सब्सिडी हम देते हैं, मुफ्त इलाज हम देते हैं, मुफ्त तालीम हम देते हैं, पासपोर्ट हम देते हैं, बैरून मुल्क भी जॉब्स हम देते हैं, गरीबों के लिए लेडी हेल्थ विजिटर हम बनाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलतें हम देते हैं, तनख्वाहों में 180% इजाफा हम करते हैं। तो फिर बात तो होगी गरीब के लिए क्या किया जो मेजॉरिटी है, ये नहीं कि किसी दुकानदार और कारोबारी तबके के लिए क्या किया है, रियल स्टेट की आपने इंडस्ट्री के लिए क्या किया है। तो अब ये सवाल होंगे। कुछ माफियाज की पार्टीज हैं और कुछ अवाम की पार्टीज हैं। अब अवाम की पार्टी खड़ी है सबके सामने और जो अवाम की पार्टी आके मुकाबला करे, अपने दुखड़े ना सुनाए। हमसे बड़ा किसी का दुख नहीं है। हमने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिलों के घरों पे हमले नहीं किए हैं, उन्हें फांसी देने वाले जजों के घरों पे हमले नहीं किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया है, हमने जनरल जिया के घर पे हमला नहीं किया है, हमने आर्मी की तरफ उंगली नहीं उठाई है। तो आप जिगरा पैदा करें ना, अगर सियासत करनी है तो। ये तो नहीं है कि आप अपने दुखड़ा सुनाएं। इस वक्त सबसे दुखी अवाम है, सबसे ज्यादा पिसे हुए मजलूम अवाम है। जो अवाम की बात नहीं करेगा, अपना रोना रोएगा, वो याद रखे सर, अवाम उसे नून लीग याद भी का नहीं बैरिस्टर रखना साहब, चाहते। नून लीग के जो रहनुमा जो हमारे साथ मौजूद होते हैं और गुफ्तगू करते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हमारा एक दुख ये भी है, जिस तरह से अभी आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि हमने अवाम को रिलीफ दिया, हमने लोगों की खिदमत की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिया, हमने सिंध के अवाम की खिदमत की। वो कहते हैं कि 16 महीने में जितनी मुआशी बदहाली हुई, उस सारे का जिम्मेदार सिर्फ हमें करार दिया जा रहा है और सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं नून लीग पर कि नून लीग की मुआशी पॉलिसी थी, नून लीग की मर्जी से IMF के साथ डील हुई, बेल आउट पैक। तो तमाम तर सूरत हाल में और तमाम तर पॉलिसी मेकिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी। अब वो सवाल ये करते हैं कि सिंध में तो पीने का साफ पानी नहीं पीपल्स पार्टी आज तक दे सकी, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी, सिंध में लोगों को तालीम पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी। और क्या सिंध के अवाम हकीकी तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ आज भी मौजूद हैं? तो जब नून लीग की तरफ से यह मौक़िफ़ आता है कि 16 महीने में जितनी तबाही और बर्बादी हुई, उसका जवाब दे सिर्फ नून लीग क्यों है, तो सर पीपल्स पार्टी क्या कहेगी उस पर? मैं बताता हूँ जी, जो 16 महीने की हुकूमत है, हम कब किसी पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं? हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम खड़े हैं। जो हमारी जिम्मेदारी थी ना, मुल्क आलमी तन्हाई का शिकार था, हम आगे बढ़े और अक़वाम आलम में ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद अप्रिशिएट किया कि उन्हें वजीर खारजा का जो किरदार चेयरमैन बिलावल भुट्टो का रहा, हमने क्लाइमेट चेंज में काम किया, हमने इंडस्ट्री के लिए जो करना था हमने उस पर बात की। बिल्कुल ठीक है, हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का सारी जमातों को साथ लेके चलना, हमने इसे अप्रिशिएट किया। उन्होंने इदारों के साथ लड़ाई नहीं की, सब्र का मुजाहरा किया, सबको साथ रखा, इदारों के साथ चपकलिश नहीं की। ये उनका बड़ा काम है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन भाई जो काम PMLN जिसे सपोर्ट नहीं करती, देखिए मिफ्ता को इसहाक डार सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसहाक डार को मिफ्ता और खाकान अब्बासी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मरियम साहिबा सपोर्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, आप खुद सपोर्ट ना करें तो हम क्यों सपोर्ट करें जी? हमारे पास तो वजारत नहीं थी, आप क्यों लड़ते रहे? आपने इतनी देर में, इतना टाइम थोड़ा था, 7-8 महीने एक पे जाया किए, 1 साल एक पे जाया किया और कंटिन्यूटी नहीं होने दी। ये आपका मसला है, उसे तो हम नहीं उठाएंगे। हम इत्तेहादी होकर खामोश तो रह सकते हैं, लेकिन बोझ कैसे उठाएं? उसका बोझ तो आपको उठाना पड़ेगा, आपके गलत फैसलों का। सर, तमाम दूसरी बात यह है कि मिलकर ही बोझ उठाएंगे, एक कैसे उठा सकती है? हमने उठाया ना, सब अपना बोझ उठाएंगे ना। जितना मेरा बोझ है मैं उतना उठाऊंगा, जितना अगर मुझे इक्तदार में हिस्सा बकदरे जुस्सा मिला है तो जिम्मेदारी में भी हिस्सा बकदरे जुस्सा होगा ना। वजीर आजम का बोझ उठाएगा, वजीर खारजा का बोझ उठाएगा। एक सीधी बात है ना, एक दूसरे का बोझ तो नहीं उठाया जाएगा, कोई भी नहीं उठाता। मैं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ नहीं उठा रहे, शहबाज शरीफ को अगर वो बोझ समझ रहे हैं तो उठाए ना बोझ, क्यों नहीं उठाते? मरियम नवाज क्यों नहीं उठाती हैं बोझ शहबाज शरीफ का? उठाए ना बोझ, उन्होंने उठाना है, उनकी जमात ने हुकूमत की है, तो हमें भी रगड़ा हुआ है आप बोझ उठाएं। हाथ हो गई है यार, लीडर उनके हैं, सदर उनके हैं, बोझ हम उठाए। दूसरी बात, कहा कि सिंध में क्या नहीं हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सिंध का पंजाब से सारा इंटीरियर और जनूबी पंजाब फिरे ना बेहतर हो तो मैं देनदार हूं इसका आपके साथ। हेल्थ के ऊपर पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है, मुफ्त इलाज पूरे पंजाब में, एक दिल का हॉस्पिटल है लाहौर में, एक वजीराबाद में पिंडी में बना था, वो जो काम कर रहे हैं आपके सामने लाहौर में, उसका मवाजना आप उधर के छोटे कस्बे के हॉस्पिटल से करें। सिंध में हर जिले में एक हॉस्पिटल है, NICVD, मुफ्त इलाज गरीब तरीन लोगों को, ट्रॉमा सेंटर, कैंसर का मुफ्त इलाज, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री। ये सेहत की सहूलतें सिंध के मुकाबले पे अगर किसी सूबे में मौजूद है तो मुझे ला के दिखाइए। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम किसी और सूबे में मौजूद है तो ला के दिखाइए। सैलाब ज़दगान को घर देने का ये प्रोग्राम किसी और सूबे में आया है तो ला के दिखाइए। सबसे ज्यादा रोजगार नौकरियां किसी और सूबे ने दी हैं तो मुझे ला के दिखाइए। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अगर किसी और सूबे में खुले हैं तो मुझे ला के दिखाइए। महज प्रोपेगेंडे पे मान लिए जाए। हमें लोग पहले, हम 2008 में हुकूमत में आए सिंध में, 2013 में लोगों ने और अक्सरियत के साथ भेजा, 2013 में काम किया, 2018 में लोगों ने और अक्सरियत से भेजा, इंशाल्लाह इस दफा 2023 में और अक्सरियत से हमें भेजेंगे। तो ये किसी के प्रोपेगेंडे से तो बात नहीं ना होगी। आइए आप पंजाब में दिखाइए आपके पास क्या है। आपने पुल तो बना दिया ये ऑरेंज लाइन, लेकिन लोग सेहत की सहूलतों से महरूम है, लोग
मजदूर का क्या हाल है, आइए दिखाएं। लाहौर मेन बुलेवार्ड लाहौर नहीं है, आइए मेरे साथ शाहदरा चलें, आइए मेरे साथ गड़ी शाह चलें, आइए मेरे साथ इचरे की गलियों में चलें, आइए मेरे साथ वॉल्टन की गलियों में चलें, आइए मेरे साथ फिरे तो सही, मैं आपको लाहौर दिखाऊं, फिर पता चले। तो इसलिए मेरे ख्याल से छोड़ें ये सारे तमाशे। अब हम बेहतर जानते हैं, अब हम बेहतर जज हैं, अब हम फैसला करेंगे। हमें तो 50 साल से पंजाब में इक्तदार नहीं दिया, जिन्होंने इक्तदार दिया है वो जवाब दें हो। लेकिन हमें अगर सिंध में इक्तदार दिया है तो हमें हर दफा पहले से ज्यादा वोट मिले हैं, और इनके हर दफा पहले से ज्यादा वोट कम हुए हैं। इसका मतलब है लोग इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, और हमें पहले से ज्यादा। तो प्रोपेगेंडा महज नहीं जी, पीने का साफ पानी नहीं। पीने का साफ पानी क्या लाहौर में आपको पीने का साफ पानी मिलता है? क्या आप मिनरल वाटर यूज नहीं करते, बॉटल्ड वाटर यूज नहीं करते? कब घरों में टैप वाटर आता है? तो ये तमाशा ना लगाएं, सिंध के लिए रखा हुआ है, किसी को भी नहीं पीने का पानी, तो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, जो कि जुल्म है। लेकिन जुल्म तो ये है कि पंजाब जो 5 पानियों की धरती है, उधर पानी खत्म हो गया जनाब। ठीक है जी, बैरिस्टर साहब एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, और उनके वकला कहते हैं कि उनका इसरार था कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल ना किया जाए। अब अटक जेल में भी उनको सहूलियात दी गई थी, जो रिपोर्ट जमा करवाई गई अदालत में, और अडयाला जेल में भी ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि उनके पास अपना अलग कमरा होगा। वहाँ पर एक मुशक्कती उन्हें दिया गया है, उनके पास वहाँ पर टेलीविज़न की सहूलत मौजूद होगी, और क्या मेन्यू होगा उनके नाश्ते और खाने का, इस हवाले से भी इत्तलात सामने नहीं आई। लेकिन उनके वकला की जानिब से भी ये कहा गया है कि हालात अडयाला में बेहतर हो सकते हैं, और उनको साबिक वजीर आजम की सहूलियात मुहैया कर दी जाएंगी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप चूंकि कानूनी माहिर भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अटक जेल में और अडयाला जेल में उनके ट्रीटमेंट में किस तरह से फर्क हो सकता है, इस पर कमेंट कर दीजिए। और आपको क्या लगता है बतौर कानूनी माहिर वो रिलेक्टेंट क्यों थे, अडयाला जेल मुंतकिल क्यों नहीं होना चाह रहे थे? बैरिस्टर आमिर साहब जी, एक तो मेरे ख्याल से अडयाला जेल बड़े शहर में है, अटक जेल दूर था, शायद ये उनकी वजूहत हो। सेकेंडली, अडयाला जेल के अंदर सहूलियात जरा बेहतर हो सकती हैं, जो उनके जहन में थी। बड़ा जेल है तो शायद इसके लिए वो कह रहे हो। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल है, और बतौर कानून दान के और बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के मैं समझता हूँ कि जो जिसका हक होता है वो दिया जाए। हमें जेलों की सूरत हाल को वैसे ही बेहतर रखना चाहिए, वो आम आदमी के लिए भी हो तो बेहतर हो। लेकिन बहरहाल जो कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या जिसका जो इस्तेकाक है, उसके मुताबिक उसे जेल में सहूलतें दी जानी चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के इस हक पे ना तो मुखालफत करती है, ना उसके खिलाफ जाती है। हम तब भी यही बातें कर रहे थे जब मियां नवाज शरीफ साहब को साबका हुकूमत ने जेल में रखा था, इमरान खान साहब को ने रखा था, तो वो कहते थे मैं टीवी उतरवाऊंगा, मैं एसी उतरवाऊंगा। जब जरदारी साहब को भी रखा था तो हम तो तब भी कहते थे कि ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, ये गैर इंसानी सलूक और गैर इंसानी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, पीटीआई चेयरमैन के वकील हैं। मरवत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यह खबर दुरुस्त है कि पीटीआई चेयरमैन नहीं मुंतकिल होना चाहते थे अटक से अडयाला जेल? ये आज ही डेवलपमेंट है और ये मैंने कंफर्म की है। ये इनके लिए मैं ये आता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी खान साहब को जो है अडयाला जेल मुंतकिल कर दें, क्योंकि मुझे इल्म था कानून के मुताबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में प्रिविलेजेस मिलती हैं, कोई अच्छी क्लास मिलती है, और इसके अलावा वकला, मुआलिजीन, फैमिली मेंबर्स के साथ मुलाकात के लिए ये इन तमाम अमूर पर मैंने रिट दायर की। और जो बाद में एलाउ हुई, एलाउ होने के बाद खान साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जी अगर मेरे वर्कर जो हैं वो उन्हीं सेलों में पड़े हैं तो मुझे मेरा काज ये सहूलियात के लिए नहीं है, न मेरी जंग जो है वो कोई अच्छे सेल के लिए है या कोई बड़े कमरे की है।
मुझे नहीं चाहिए। मेरी जो फाइट है वो एक काज के लिए है, और इसमें ये छोटी छोटी चीजें कोई मायने ही नहीं रखती हैं। तो लिहाजा न मुझे ए क्लास चाहिए, न बी चाहिए, न अडियाला जेल चाहिए। तो इसलिए आज उन्होंने, और बल्कि हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि जी इस फैसले को अंडू करने के लिए फिर अदालत से रजू करे। तो लिहाजा मैं एक दो अयाम में उनसे मिल के उनके जाती तौर पर इंस्ट्रक्शन वसूल करके फिर जो रिलेवेंट कानूनी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनको ए क्लास दे दी गई है, लेकिन पीटीआई चेयरमैन ये नहीं चाहते कि उनको ए क्लास दी जाए क्योंकि उनके वर्कर्स ए क्लास में नहीं है। उनको जिस वक्त सुबह उन्होंने साइफर केस के जज अबुल असनादुल करनैन के सामने ये स्टेटमेंट दिया, उस वक्त कोई ए क्लास इनको नहीं दी गई थी, ना अभी तक कोई कंफर्म है कि उनको ए या बी क्लास दी गई है। उनका ये मौकफ अभी सामने ये आज आया है सुबह सवेरे से कि वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई प्रिविलेज क्लास में रखा जाए। वो कह रहे हैं कि ये अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो ये मेरी अपने वर्कर्स के साथ ज्यादती है। नंबर 2, ये मेरी अपने काज से मुतसादिम है, क्योंकि मेरा काज अपने लिए सहूलतें नहीं ढूंढना है। वो कहते हैं मैं ऑर्डिनरी कैदी के लिए की तरह या अवलाती की तरह जेल में तमाम तकालीफ को एंड्योर करना चाहता हूँ, और मुझे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट न दी जाए। ठीक है, अब शेर अफजल मरवत साहब, आपका ये स्टेटमेंट था कि जब बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है और खाना भी उनको कोई तसल्ली बख्श नहीं दिया जा रहा, हालात उनके इंतहाई जिसे हैं नासाज हैं जेल में, और अब आपकी तरफ से ये पिटीशन भी दी गई कि उनको बेहतर सहूलियात दी जाएं जो एक साबिक वजीर आजम को मिलनी चाहिए। अब सर इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, आज की रात उनकी अडयाला में कैसे गुजरेगी? अलग कमरा उनको दिया गया है, मुशक्कती वहां पर मौजूद है, टीवी फ्रिज वगैरह है उनके पास? देखिए अभी तक तो वो पहुंचे नहीं है। मेरा ख्याल है कि वहाँ अभी ये इतला आई है कि वहाँ की लाइट्स जो है ऑफ की कर दी गई हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि खान साहब ने आज अदालत के सामने ये बयान दे के अब वो उसको जबरदस्ती कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती है कि जी वो कहें जी आप अच्छा सेल है और वो कहें नहीं मुझे ऑर्डिनरी सेल में रखें। खान का बयानिया अब बिल्कुल क्लियर है। ये जब तक हम कह रहे थे, खान साहब को जब इल्म हुआ, मैंने पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं जब लास्ट टाइम उनसे मिला था तो उन्होंने उस वक्त भी मुझे कहा था कि मेरे लिए अब अडियाला या अटक जेल कोई माना ही नहीं रखते हैं। और मैं जिस जेल में उस वक्त भी उन्होंने कहा था, लेकिन एक्सप्रेसली उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि रिट विड्रा कर दें, या मैं समझा नहीं था, वरना मैं उस वक्त ही उस पिटीशन को विड्रा कर लेता। आज भी खान ने कहा था कि मुझे अटक जेल ही कबूल है, जहां पे इन्होंने मुझे 50 से ज्यादा यहाँ के लिए रखा है। तो लिहाजा ये बात अब क्लियर है कि खान जो है वो अपने लिए कोई फैसिलिटी नहीं चाहता है। वो कहता है मैं वही ट्रीटमेंट, वही चीजें एंड्योर करूंगा जिससे हमारी खवातीन वर्कर्स या जो दीगर आम वर्कर्स जेलों में जो हैं जिन चीजों को भुगत रहे हैं। ठीक है, आपकी जाहिर है कि उनके साथ मुलाकात भी है, आपकी गुफ्तगू भी होती है, वकील है आप उनके। जिस तरीके से अब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हालात में कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है, माहौल तब्दील हो रहा है। एंकर इमरान रियाज भी बाजियाब हुए हैं, शहरियार आफरीदी के भाई भी घर लौटे हैं, इमरान खान के हवाले से जेल तब्दीली भी। आप कहीं ना कहीं पीटीआई चेयरमैन को ये लग रहा है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और रिलीफ मिल सकता है उन्हें? मैं उल्टा सोच रहा हूँ, ये मामलात और खराब हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत ये असम्पशन है या इन्फ्रेंस है कि जी अब हालात बेहतर हो रहे हैं, कोई डील हो रही है। जहां तक शहरियार अफरीदी के भाई का ताल्लुक है, उनके केसेस मैंने खुद किए थे उनकी बाजियाबी के लिए, और वो उसके नतीजे में 40-45 अयाम गुजारने के बाद बाहर आया है, और वो लास्ट वार्निंग कोर्ट की तरफ से उनको दी गई थी। और इमरान रियाज जो है वो मेरे ख्याल में इतना भुगत गया कि अब तो मेरे ख्याल में अगर वो उसका बाहर आना भी कोई डील का नतीजा किसी को नजर आता है तो मेरे ख्याल में ये जुल्म होगा। आप ये भी साथ में देखें ना, अभी ही तो गुज़िश्ता हफ्ते सदाकत अली अब्बासी को उठाया गया, फिर 2-4 दिन पहले शेख रशीद को उठाया गया, फिर जो है परसों गुलजफर खान को उठाया गया जो हमारे बाजवड़ से एमएनए थे। इसके बाद जो है ये जो जेलम से हमारे कैंडिडेट थे उनको कराची से उठाया गया। अभी भी हमारे दर्जनों से ज्यादा हमारी लीडरशिप अगवा शुदा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं। हजारों वर्कर हमारे जेलों में, एक कोई शख्स बता दे कि हमारे साथ कोई आसानी पैदा की गई हो।
हमारे साथ वही जुल्म का मयार है, वही बर्बरियत है। कोई डील नहीं हो रही है, ये गलत अफवाहें हैं। थोड़ी बहुत अगर बाबर सत्तार साहब की अदालत से शहरियार अफरीदी को रिलीफ मिला है तो ये कोई डील हुई? अदालत ने हमें रिलीफ दी। पेशावर हाई कोर्ट में अगर इब्राहिम खान साहब की अदालत से कोई रिलीफ मिला, पिंडी कोर्ट में पनवार पन्नू साहब की अदालत से रिलीफ मिला। इनको डीलों के अंदर तनाजुर के बजाय इस तरह देखे ना कि ये लोग अगवाशुदगान थे। ठीक है जी। पीटीआई चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद। आमिर हसन रहनुमा पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।